हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका एलिगेंट क्लासेस में। समय समय पर हम आपको याद दिलाते रहते हैं कि आपको 12th के साथ साथ अपने आने वाले फ्यूचर की तैयारी भी करनी है। और यदि आप चाहते हैं कि आपको आपकी ही मनपसंद यूनिवर्सिटी में आपके ही फेवरेट कोर्स के साथ एडमिशन मिले, तो आपको क्रैक करना पड़ेगा एग्जाम CUET 2024। जैसे हमने हमारी पिछली क्लासेस में भी आपको बताया बेटा कि CUET एक एग्जाम है जिसको कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट कहा जाता है। पहले आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए 12th में अच्छा स्कोर करने की आवश्यकता होती थी। हम ये नहीं कह रहे कि अब आपको 12th में अच्छा स्कोर नहीं करना, आपको 12th में तो अच्छा स्कोर करना ही करना है, लेकिन 12th के बाद की जो आपकी स्ट्रेटेजी है, जो प्लानिंग है, वो आपको 12th के साथ ही प्रिपेयर करनी होगी। अगर आप ये चाहते हैं कि मुझे इस यूनिवर्सिटी में फलां यूनिवर्सिटी में फलां कोर्स के साथ एडमिशन मिले, तो आपके जो 12th के मार्क्स हैं वो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी में जो इंडिया की टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उनमें एडमिशन आपको दिया जाएगा एक एग्जाम क्रैक करने के बाद, जिसका नाम है CUET एग्जाम। ये जो एग्जाम कंडक्ट होगा उसकी जो एक्सपेक्टेड डेट डिक्लेयर की गई है वो की गई है 15 मई 2024 टू 30 मई 2024, यानी 15 से 30 मई के बीच में CUET एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। CUET एग्जाम क्रैक करने के बाद उसके मार्क्स के बेसिस पर आपको इंडिया की टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में अपने फेवरेट कोर्स के साथ एडमिशन मिल सकता है। तो जहां आप अपनी 12th को प्रिपेयर कर रहे हैं, वहीं साइड बाय साइड आपको थोड़ा टाइम निकालकर CUET के एग्जाम की भी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि टाइम टू टाइम हमने आपको कहा है कि ये संभव नहीं होता बच्चों के लिए कि एक साल का ड्रॉप लेने के बाद आप CUET की प्रिपेयर करें और उसके बाद एग्जाम दे दें, तो वो आपका पूरा एक साल है वो कंप्लीटली वेस्टेज हो जाता है। तो बेटर है थोड़ा सा एफर्ट और ज्यादा करें, थोड़ी सी मेहनत और करें, क्योंकि अच्छा पाना है तो कुछ अलग हटके तो हमें करना ही पड़ेगा। तो थोड़ी सी साथ के साथ पैरेलल आप एफर्ट करते जाएंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी CUET की तैयारी कब हो गई। हमारा चैनल टाइम टू टाइम सारी इंफॉर्मेशन जो CUET से रिलेटेड है आपको देता रहता है। कुछ चेंजेस है वो भी हमने बताए, और अलग अलग सब्जेक्ट्स की क्लासेस भी हम चला रहे हैं। मेरा नाम है अनुराधा मित्तल और मैं लेके आई हूँ आपकी पॉलिटिकल साइंस की नंबर ऑफ सीरीज। आपको पता है आप 12th का एग्जाम दे रहे हैं कि आपके सिलेबस में दो बुक्स हैं, एक है इंडियन पॉलिटिक्स सिंस इंडिपेंडेंस और दूसरी है कंटेम्परेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। अभी जो हमारी बुक रनिंग में है, जिसकी सीरीज हम बना रहे हैं, दैट इज कंटेम्परेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। यदि हम हमारी पिछली क्लासेस की बात करें तो पिछली क्लासेस में हम 3 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं, पहली यूनिट, सेकेंड यूनिट और थर्ड यूनिट। आज जो हम स्टार्ट करेंगे दैट इज 4th यूनिट, ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर्स। फर्स्ट यूनिट की यदि हम बात करें तो फर्स्ट यूनिट कोल्ड वॉर से रिलेटेड थी, कोल्ड वॉर से रिलेटेड इंसिडेंट से रिलेटेड थी, नॉन अलाइन मूवमेंट उसमें था और न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर था। सेकेंड यूनिट की यदि हम बात करते हैं तो सेकेंड यूनिट बात करती है द एंड ऑफ बाइपोलर वर्ल्ड, अभी हम रिवाइज भी करेंगे उसको, और द वर्ल्ड बिकम्स द यूनिपोलर। इससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स हमने पढ़े। थर्ड यूनिट की हम बात करें तो थर्ड यूनिट कंसंट्रेट करती है USA हेजिमनी को, यानी हाउ द अमेरिका एस्टैब्लिश हिज हेजेमनी, हिज डोमिनेंस ऑल ओवर दी वर्ल्ड स्फीयर। उसको हमने क्या पढ़ा था? USA हेजेमनी हमने उसको पढ़ा था। उसके बाद यदि हम बात करें तो जो हमारी 4th यूनिट है दैट इज टॉक्स अबाउट दी ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर्स, यानी क्या कोई ऐसी पावर्स थी जो अमेरिका को चैलेंज कर रही थी, उसकी डोमिनेंस को चैलेंज कर रही थी। तो हमारी 4th यूनिट है वो किससे रिलेटेड है? ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर्स। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास शुरू करते हैं हम अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर्स चैप्टर्स के साथ। याद रखिए ये 4th यूनिट है आपकी, ठीक है? 4th यूनिट आप सिलेबस में चेक करेंगे तो जो 4th यूनिट है उसका हेडिंग ही ये है, अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर्स। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारी क्लास। देखिए बेटा, यहां पर जैसे मैं हमेशा ये आपसे कहती हूं कि अगर हमें इस बुक को समझना है तो चैप्टर टू चैप्टर हमें लिंक करके समझना पड़ेगा, है ना? ऐसा नहीं है कि आप सीधा 4th चैप्टर पढ़ेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, समझ में आएगा, लेकिन पिछली जो स्टोरीज हैं वो आपको पता होनी चाहिए। लिंक है, एक चैप्टर के बाद एक चैप्टर, इंसिडेंट चलते जाते हैं और वो एक दूसरे से लिंक होते जाते हैं। उसी लिंक को स्टैब्लिश करते हुए हमें पढ़ना है। तो ब्रीफ में मैं आपको रिवाइज करवाती हूँ कि कैसे हम हमारे ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर को पिछले जो यूनिट्स हैं उनसे हमें अटैच करके देखना कंपल्सरी है, और उसके अकॉर्डिंग ही हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी इस वाली प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना पड़ेगा। देखिए बेटा, लिंक विथ प्रीवियस टॉपिक्स, ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर है, उसको हम प्रीवियस टॉपिक के साथ क्या कर रहे हैं, हम लिंक कर रहे हैं। देखिए
सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है 1939 में और एंड होता है 1945 में। और आपको याद भी होगा कि ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है दो ग्रुप्स के बीच हुआ था, एक था अलाइड पावर और दूसरी थी एक्सिस पावर। ठीक है, अलाइड पावर और एक्सिस पावर, दो ग्रुप्स, जिन ग्रुप्स ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर को क्या किया था, फाइट किया था। अलाइड पावर्स की बात करें तो अलाइड पावर्स में था यूएसएसआर, यूएसए, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना। एक्सिस पावर्स की बात करें तो एक्सिस पावर में था जर्मनी, इटली और जापान। ठीक है, ये दो ग्रुप्स थे जो एक दूसरे से फाइट कर रहे थे और वर्ल्ड लेवल पर फाइट कर रहे थे, तो इसे क्या कहा गया, वर्ल्ड वॉर सेकेंड। तो देखिए क्या होता है, अब वर्ल्ड वॉर के रीजंस क्या थे, इंपैक्ट क्या थे, वो सब पढ़ रहे हैं हम, केवल लिंक कर रहे हैं प्रीवियस टॉपिक्स का, तो ब्रीफ में हम देखेंगे। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन दो ग्रुप्स के बीच में हुआ, ये ग्रुप था और ये ग्रुप था। लास्ट जब होता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का 6 अगस्त और 9 अगस्त, तो अमेरिका अपने दो बम्स को, जिसको लिटिल बॉय और फैटमैन जिनका नाम था, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर ब्लास्ट करता है। और ये कहा जाता है कि इस ब्लास्ट के साथ ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है और पूरा का पूरा सेकेंड वर्ल्ड वॉर किसके पाले में चला जाता है, अलाइड पावर्स के। यानी अलाइड पावर्स आर दी विनिंग कंट्रीज एंड एक्सिस पावर्स आर दी डिफीटेड कंट्रीज। मैंने तो टाइम टू टाइम आपको क्लासेस में बताया है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ उस वक्त जर्मनी का डिक्टेटर था हिटलर, इटली में मुसोलिनी की गवर्नमेंट थी और जापान में किंगशिप थी, आज भी है। उस वक्त आ जाता है हिरोहितो। तो ये तीनों मिलकर अलाइड पावर्स के खिलाफ स्ट्रगल करते हैं। बीच में 1941-42 के बीच में ऐसा पीरियड आता है कि शायद एक्सिस पावर जीत जाएंगे, लेकिन उस वक्त जापान अमेरिका के पर्ल हार्बर पर अटैक करता है और उस वक्त यूएसए इस वॉर में इंक्लूड होता है, ज्वाइन करता है इस वॉर को, और पूरा का पूरा सिनेरियो चेंज कर दिया जाता है यूएसए के द्वारा। और यूएसए अपने उस अटैक का रिवेंज कैसे लेता है, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को दो ब्लास्ट करके। जैसे ही ब्लास्ट किया जाता है जापान की पावर खत्म और पूरा का पूरा वर्ल्ड वॉर किन पावर्स के द्वारा जीत लिया जाता है, अलाइड पावर्स के द्वारा। अब देखिए बच्चों क्या हुआ, अलाइड पावर्स में आप 5 मेजर कंट्रीज के नाम देख रहे हैं। ये कंट्रीज विनिंग तो हो गई थी लेकिन इनकी पावर्स भी कहीं ना कहीं कम हो गई थी। और यदि हम पावर कम होने की बात करें तो पावर कम होने की जब हम बात करते हैं तो ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना, इनकी पावर तो बहुत रिड्यूस हो गई। लेकिन अल्टीमेटली इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर से बेनिफिट किसको निकल कर आता है, बेनिफिट निकल कर आता है यूएसए और यूएसएसआर को। यानी हम क्या कह सकते हैं, आफ्टर द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर ओनली 2 सुपर पावर्स रिमेन्स इन द वर्ल्ड, वन इज यूएसए एंड अदर वन इज यूएसएसआर, है ना। तो ये आपका इस वाले टॉपिक का बात हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि जब इस तरह का हो जाता है तो उसके बाद यदि हम बात करें तो जो अगला एरा आता है दैट इज एरा ऑफ कोल्ड वॉर 1945 टू 1991 तक। अब क्या होता है कि आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जैसे मैंने आपको बताया, वर्ल्ड बिकम्स द बाइपोलर। 2 ही सुपर पावर रह गई, एक यूएसए और दूसरी यूएसएसआर। अब जब 2 ही सुपर पावर रह गई जिसको हम बाइपोलर वर्ल्ड कहते हैं, इन दोनों में क्या शुरू हो गया, इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए, इन दोनों में स्ट्रगल शुरू हो गए। लेकिन ये दोनों इस एबिलिटी में नहीं थी, इस कैपेसिटी में नहीं थी कि वापस से थर्ड वर्ल्ड वॉर कर ले, है ना, या आपस से दोनों वॉर कर ले, क्योंकि पावर्स मैंने बताया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पावर्स कहीं ना कहीं किसी ना किसी की कम हुई थी। और दूसरा इंपैक्ट क्या था, आपने पढ़ रखा है कि जो ये यूएसए है वो कैपिटलिज्म को सपोर्ट करता था और यूएसएसआर किसको सपोर्ट करता था, कम्युनिज्म को सपोर्ट करता था। तो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस के कारण भी इन दोनों में जो सिचुएशंस थी, जो रिलेशंस थे बिटवीन 94 टू 1991, दे आर इंडिकेटेड एज अ कोल्ड वॉर। यानी वॉर नहीं हो रही, वेपन्स यूज नहीं हो रहे, वायलेंस यूज नहीं हो रहे, फिर भी कहीं ना कहीं दोनों में स्ट्रगल का है, कहीं ना कहीं दोनों में एक दूसरे के राइवल हैं, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। उन कॉन्फ्लिक्ट को वो अलग अलग तरीके से सॉल्व करते हैं, जो हम पूरा का पूरा किस में पढ़ चुके हैं, कोल्ड वॉर में। आगे बच्चों यहाँ तक समझ में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर को हमने फिर किससे रिलेट किया है, कोल्ड वॉर से रिलेट किया है, ठीक है। फिर कोल्ड वॉर में आप बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंसिडेंट पढ़ के आए हैं, जैसे क्यूबा मिसाइल क्राइसिस, निकिता क्रुश्चेव और जॉन कैनेडी, है ना। बर्लिन वॉर का बनना और गिरना 1961 में बनी और 1989 में क्या किया गया, उसको गिरा दिया। नाटो पैक्ट और वार्सा पैक्ट, मिलिट्री अलायंसेस आपने पढ़ा है।
नियो कॉलोनिज्म और डॉलर डिप्लोमेसी आपने पढ़ी है ना। ये सारे टॉपिक्स आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, एरा ऑफ कोल्ड वॉर के नाम से हमारा वीडियो बना हुआ है, उसमें आप देखेंगे तो पूरा का पूरा आपको ये सारी डिटेल इसमें मिल जाएगी। अब देखिए क्या होता है 1991 के बाद जो अगला हमें इंसिडेंट से रिलेट करना है, दैट इज यूएसए हेजिमनी। यूएसए हेजिमनी मतलब क्या हुआ कि अब तक आप देख रहे हैं स्पेन पे कि दो पावर्स हैं, एक है यूएसए और दूसरी है यूएसएसआर। इन दोनों में जो स्ट्रक्चर चला 1991 तक, इसको हम कोल्ड वॉर कहते हैं। लेकिन बेटा 1989 से ऐसे इंसिडेंट होने लगे जिनके कारण से यूएसएसआर की पावर कम होने लगी, है ना। और जब भी हम यूएसएसआर के डिक्लाइनाइजेशन की बात करते हैं, डिसइंटीग्रेशन की बात करते हैं, तो एक लीडर का नाम हमारे दिमाग में जरूर आता है, दैट इज मिखाइल गोर्बाचोव। मिखाइल गोर्बाचोव वाज द लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसएसआर। मिखाइल गोर्बाचोव, याद करिए मैंने आपको बताया था कि मिखाइल गोर्बाचोव दो इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स लेकर आते हैं यूएसएसआर में। एक वो लेकर आते हैं पेरोस्ट्राइका और दूसरा वो लेके आते हैं ग्लासनोस्ट। ये दो रिफॉर्म्स हैं जो किसके द्वारा लाए गए, मिखाइल गोर्बाचोव के द्वारा लाए गए। पेरोस्ट्राइका रिकंस्ट्रक्शन की बात करता है, रिस्ट्रक्चरिंग की बात करता है, यानी जैसा यूएसएसआर है उसको वापस से रिस्ट्रक्चर रिकंस्ट्रक्ट किया जाए। और ग्लासनोस्ट ओपननेस की बात करता है। ओपननेस मतलब पीपल्स को फ्रीडम दीजिए, स्टेट का कंट्रोल लेस करिए, यानी बिल्कुल जो कैपिटलिज्म था उसके कहीं ना कहीं ये दोनों पॉलिसीज इसके पैरेलली वो स्टार्ट करते हैं। और भी रीजंस थे, ऐसा नहीं है कि केवल मिखाइल गोर्बाचोव पावर में आए, रिफॉर्म्स लाए और यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया, है ना। मैं टाइम टू टाइम आपको बताती हूँ 1989 से लेकर 1991 तक के आपको इंसिडेंट पढ़ने पड़ेंगे जिन इंसिडेंट का रिजल्ट था यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेट। हाँ, लेकिन ताबूत में आखिरी कील कौन मारते हैं, मिखाइल गोर्बाचोव मारते हैं। इस तरह की दो पॉलिसीज आके 1991 के एंड में, दिसंबर 1991 के एंड में क्या होता है कि ये जो यूएसएसआर जो सुपर पावर था वो क्या हो जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है 15 इंडिपेंडेंट नेशन में इन दिसंबर 1991। 15 छोटे छोटे इंडिपेंडेंट नेशंस में बढ़ जाता है। और इस यूएसएसआर को रिप्लेस कौन करता है, इसका सबसे बड़ा नेशन दैट इज रशिया। और मिखाइल गोर्बाचोव की पावर किसके पास चली जाती है, ट्रांसफर्ड होकर बोरिस येल्त्सिन। तो बोरिस येल्त्सिन वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ रशिया एंड मिखाइल गोर्बाचोव वाज द लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसएसआर। मिखाइल गोर्बाचोव बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अपनी जो अथॉरिटी है, अपनी जो आप कह सकते हैं सत्ता है, वो बोरिस येल्त्सिन को ट्रांसफर कर देते हैं क्योंकि यूएसएसआर इज रिप्लेस्ड बाय द रशिया। तो यहाँ पर बच्चों इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पर जो दो सुपर पावर थी, तो यूएसएसआर तो क्या हो गया, डिसइंटीग्रेट हो गया और रिमेन कौन रह गया, यूएसए, यानी सिंगल सुपर पावर। और याद करिए इसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिपोलर वर्ल्ड, है ना। यानी जहां का जो वर्ल्ड था वो कैसा था, बाइपोलर। बाइपोलर मतलब टू सुपर पावर्स इन द वर्ल्ड। लेकिन आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर ओनली सिंगल सुपर पावर इन द वर्ल्ड दैट इज यूएसए। और यूएसए क्या करता है, क्योंकि सिंगल सुपर पावर रह गया तो वो वर्ल्ड के हर स्फीयर पे अपनी डोमिनेंस एस्टैब्लिश करने की कोशिश करता है। चाहे आप इकोनॉमिक बोलिए, टेक्निकल बोलिए, मिलिट्री बोलिए, कल्चर बोलिए, इसी को हम क्या कहते हैं, यूएसए हेजिमनी। इट मींस यूएसए हेजिमनी स्टार्ट फ्रॉम 1991। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एकदम 1991 में ही यूएसए अंकल सैम बनकर आए। पृष्ठभूमि पहले से ही चल रही थी, पावर कहीं ना कहीं से चलती। नियो कॉलोनिज्म कौन लेके आया, डॉलर डिप्लोमेसी, अमेरिका, है ना। क्यूबा मिसाइल क्राइसिस में निकिता क्रुश्चेव ने किनके कहने पर वापस करा, जॉन कैनेडी के कहने पर, है ना। आप बात करिए यूएनओ, अभी हम पढ़ेंगे अगली जो हमारी यूनिट है, यूएनओ, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ किसकी लीडरशिप में स्टैब्लिश हुए, यूएसए की लीडरशिप में स्टैब्लिश हुए। तो ऐसा नहीं है, यूएनओ धीरे धीरे अपनी पावर को एनलार्ज करता जा रहा है और उधर यूएसएसआर की पावर धीरे धीरे डिक्रीज होती जा रही है। यूएसएसआर के जो खुद के नेशंस थे उन्होंने रिवॉल्ट शुरू कर दिया था कि हमें कम्युनिज्म नहीं, हमें कैपिटलिज्म चाहिए, हमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाहिए। और जैसे ही 1991 में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेट हुआ तो कहा जाता है यूएसए प्रूव इटसेल्फ दैट कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी इज द बेस्ट गवर्निंग सिस्टम। और हो भी गया ये चीज, ठीक है। तो यूएसए हेजिमनी का मतलब क्या हुआ, याद करिए हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। यूएसए हेजिमनी मींस द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूएसए डोमिनेंस इन ईच एंड एवरी स्फीयर ऑफ द वर्ल्ड, एग्जांपल मिलिट्री, इकोनॉमिक, कल्चर एंड टेक्निकल एक्सेट्रा। तो ये हमने जो हमारी थर्ड यूनिट थी वो किससे रिलेटेड थी, यूएसए हेजिमनी से। यूएसए हेजिमनी से रिलेटेड आपने इंसिडेंट भी देखा था। एक इंसिडेंट आपने देखा था फर्स्ट गल्फ वॉर, याद आया, सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन जो इराक के लीडर थे वो कुवैत पर अटैक करते हैं। अमेरिका कुवैत का सपोर्ट करता है, यूएनओ में एक रेजोल्यूशन पास करवाता है, एक कोएलिशन फोर्स बनती है और वो कोएलिशन फोर्स किसके अगेंस्ट एक्शन लेती है, सद्दाम हुसैन के। याद आ रहे होंगे आपको तीन ऑपरेशन, डेजर्ट शील्ड, डेजर्ट स्टॉर्म
और ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। डेजर्ट शील्ड के द्वारा उस एरिया पर चारों तरफ बॉर्डर पर आर्मी आप कह सकते हैं डिप्लॉयड की जाती है। डेजर्ट स्टॉर्म के द्वारा अटैक किया जाता है, फर्स्ट गल्फ वॉर शुरू होता है और इराकी फ्रीडम के द्वारा सद्दाम हुसैन को पकड़कर उसे फांसी की सजा दी जाती है। गल्फ वॉर के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है मैंने बताया था, इट इज नोन एज सॉफ्ट टेक्नोलॉजी वॉर और वीडियो गेम वॉर। इट मींस आपको ऐसा लगता था बैठे बैठे जब स्क्रीन पे आ रहा था, मतलब आप सोचिए वॉर को लाइव टेलीकास्ट दिखाया जा रहा है, बिल्कुल लाइव टेलीकास्ट वॉर का, और इसीलिए इसको वीडियो गेम वॉर और सॉफ्ट टेक्नोलॉजी वॉर भी कहा था। ये इंसिडेंट बताते हैं अमेरिका की हेजेमनी। इसी में आपने 9/11 का टेररिस्ट अटैक पढ़ा था अमेरिका का, जिसका बदला अमेरिका ने ऑपरेशन एंड्री फ्रीडम जेरोनिमो नेप्च्यून स्फीयर चला कर लिया था और ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के एबटाबाद से पकड़कर उसको मारकर समुद्र के गहरे पाताल में दफना दिया गया था, है ना। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको 2 वीडियो दिखेंगे यूएस हेजेमनी पर, पार्ट 1 और पार्ट 2, सारा डिस्क्रिप्शन वहां पर है। अब देखिए ये तो हमारे पिछले टॉपिक्स थे। पहला हमने ये पढ़ा, हमने फिर इसको इससे रिलेट किया, फिर हमने इसको इससे रिलेट किया, ठीक है। यहां देखिए क्या हुआ, ये हमारी सेकंड यूनिट, फर्स्ट यूनिट है, इट इज आवर सेकंड यूनिट, इट इज आवर थर्ड यूनिट। मैंने बताया आपको 1991 में क्या होता है, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है 15 नेशंस में, ठीक है। और उसके बाद हम किस पर आ गए, हमारी थर्ड यूनिट कंप्लीट करिए, ठीक है। अब देखिए अब हमारी जो नेक्स्ट जो हमारी करंट यूनिट है दैट इज अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर। अब अमेरिका में क्या हुआ, अमेरिका की हेजेमनी स्टैब्लिश हुई, अमेरिका वर्ल्ड की जो स्फीयर था उसमें इंटरफेरेंस करने लगा, अंकल सैम बनने लगा, ग्रैंडपा हम इसको कहते हैं। लेकिन क्या अमेरिका को चैलेंज देने वाली कोई पावर नहीं आई? क्या कोई ऐसा ग्रुप, ऐसी कंट्री नहीं है जो कहीं ना कहीं अमेरिका को चैलेंज करे? तो बिल्कुल है, धीरे धीरे फ्रेम भी किए गए और ऐसे ही ग्रुप्स को और ऐसी ही कंट्रीज को क्या कहा जाता है, ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर। आई बच्चों यहां तक बात समझ में? एक बार ब्रीफ में, आफ्टर द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर द वर्ल्ड डिवाइडेड अमंग द 2 सुपर पावर ब्लॉक्स यूएसए एंड यूएसएसआर। From 1945 to 1991, the relation between the USA and USSR are indicated as the Cold War. In 1991, USSR disintegrated among 15 nations and Russia replaced the USSR. When the USSR disintegrated, only single superpower remained in the world, that is USA, and USA tried to establish its hegemony. हो गया ना बेटा चारों पॉइंट रिलेट। अब अगला पॉइंट, when USA tried to establish his USA hegemony, that number of alternative centers of powers emerged in the world that challenged the power of America, and a group or a country that challenged the power of America or the challenge the dominance of the America, that are known as the alternative center of powers। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, हमने लिंक किया प्रीवियस टॉपिक से। अब देखिए हम आगे की बात करें, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए what is the meaning of alternative center of powers। देखिए, after the end of bipolar world politics in the early 1990 became clear that alternative center of political and economic powers emerged in the world। देखिए क्या हो रहा है, ये कि जैसे ही बाइपोलर स्ट्रक्चर जो वर्ल्ड था ये अर्ली 90s में नीचे नीचे डिक्लाइन होने लगा और ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पावर्स कुड लिमिट अमेरिकन डोमिनेंस। इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज द मीनिंग ऑफ ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर। यानी लेट 1990s में क्या हुआ, बहुत सारे इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सेंटर्स निकल कर आए पावर के जो अमेरिकन डोमिनेंस को चैलेंज कर रहे थे और उन्हीं को क्या कहा जाता है, ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर्स। मीनिंग क्लियर? They play an important role in the world politics। यानी जो ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर्स आए, ऐसा नहीं है यूएसए की हेजेमनी है तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में उनकी कोई वैल्यू नहीं है। दे आर द एक्टिव एक्टर और एक्टिव पार्टिसिपेट इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। इसके बाद जब हम बात करते हैं ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर रेफर टू द सोर्सेज ऑफ अथॉरिटी एंड इन्फ्लुएंस दैट एग्जिस्ट आउटसाइड ऑफ द ट्रेडिशनल गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर। देखिए कुछ वर्ड होते हैं जो आपको अपने आंसर में डालने होते हैं, है ना, उन वर्ड से ही आपका आंसर एक तरह से कह सकते हैं निखर के आता है ना। तो वो कुछ मैं अंडरलाइन करती हूँ कि आपको ये वर्ड जो है वो जरूर डालना है। क्या करा, ये जो ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर्स की अथॉरिटी थी वो किसको चैलेंज कर रही थी, ट्रेडिशनल जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर था उसको वो चैलेंज कर रही थी। और ये क्यों निकल कर आई, इसके पीछे यदि हम रीजन देखें तो ग्लोबलाइजेशन रीजन था, टेक्निकल डेवलपमेंट या एडवांसमेंट रीजन था, सोशल मूवमेंट्स थे और इकोनॉमिक डेवलपमेंट थे।
वर्ल्ड में जो ग्लोबलाइजेशन की कंसेप्ट आया, टेक्निकल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कंसेप्ट आया, नए नए मूवमेंट शुरू हुए, सोशल नॉट पॉलिटिकल, सोशल मूवमेंट जो स्टार्ट हुए, उन्होंने कहीं ना कहीं हेल्प करी इन ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर्स को इमर्ज करने में। ठीक है बच्चों, आई थिंक ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर का मीनिंग क्लियर। देखिए मैंने हमेशा हम कहते हैं कि हमारा मोटिव एनसीईआरटी रटाना नहीं, एनसीईआरटी समझाना है। आप इतना ध्यान रखिए, ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर क्या है? वो पावर जिन्होंने अमेरिका की डोमिनेंस को चैलेंज किया। क्लियर स्टूडेंट? द पावर्स दैट चैलेंज द डोमिनेंस ऑफ अमेरिका आर नोन एज ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। ये इकोनॉमिकली भी हो सकती है, पॉलिटिकल भी हो सकती है। ये ट्रेडिशनल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर को चैलेंज कर रही थी, ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी। ठीक है, और इनकी सेंटर ऑफ पावर्स का इमर्ज होने के वेरियस फैक्टर थे, जैसे ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और सोशल मूवमेंट। दीज आर द 4 फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल टू द इमरजेंस ऑफ ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर। तो 2 क्वेश्चन बनते हैं आपके, पहला व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर, और दूसरा व्हाट आर द रीजन बिहाइंड द इमरजेंस ऑफ ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर। तो इस स्लाइड में आपको इसके आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, अब आगे की हम बात करें तो देखिए आगे क्या है, आगे की आप देखिए, ये देख रहे हैं, है ना, देयर आर नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। यदि आज हम वर्ल्ड सिनेरियो में बात करें तो वर्ल्ड सिनेरियो में बेटा बहुत सारी ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर है, लेकिन आपके जो सिलेबस में दी गई हैं वो 3 ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर्स दी गई हैं, जैसे आप बोर्ड पे देख रहे हैं। एक है आसियान, दूसरा यूरोपियन यूनियन और तीसरा है इकोनॉमी ऑफ चाइना। टाइम टू टाइम हम कुछ और भी पढ़ेंगे जैसे जैसे जिस चैप्टर में आपका इंक्लूड हो जाएगा, लेकिन ये जो चैप्टर है आपका इन्हीं 3 ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर से रिलेटेड है, जो यूनिट दी गई है। देखिए आपको समझ में आ गया होगा डिफरेंट सेंटर्स ऑफ पावर। ठीक है, डिफरेंट ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर, वन इज आसियान, इट इज द फ्लैग ऑफ आसियान। ठीक है, सेकेंड वन इज यूरोपियन यूनियन, इट इज द फ्लैग ऑफ यूरोपियन यूनियन, और थर्ड जो करंट में बहुत ज्यादा पावरफुल बनने की कोशिश कर रही है, चाइना, दैट इज इकोनॉमी ऑफ चाइना। तो ये 3 हमें ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर पढ़ने हैं। देखिए बच्चों, आपको जब हम स्लाइड बनाते हैं, पीपीटी बनाते हैं, तो हमें काफी मेहनत लगती है। क्यों? हम ये सोचते हैं कि आपके लिए इजी लैंग्वेज में मैटर लाया जाए, कुछ अट्रैक्टिव फॉर्म में लाया जाए। तो आप जब अपने 12th का बोर्ड का या सीयूटी का एग्जाम दें तो आप अपने आंसर को अट्रैक्टिव बनाएं, है ना। अट्रैक्टिव कैसे बनाएं? अब कोई हमें नक्काशी या कलाकारी तो हम कर नहीं सकते, सब्जेक्ट का पेपर है। हाँ, लेकिन सब्जेक्ट में आपको कहीं भी लगता है कि हम इस टॉपिक में ये चीज जोड़ सकते हैं, ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, ये फ्लो चार्ट बना सकते हैं, उसी तरह बनाइए। मेरी स्लाइड में भी मैं कोशिश करती हूँ कि फ्लो चार्ट के द्वारा, जैसे अभी पिछली स्लाइड में जब मैंने प्रीवियस टॉपिक दिया तो आपको 4 इस तरह से बनाए, तो आप भी कोशिश करिए कुछ फ्लो चार्ट बना के, कुछ अट्रैक्टिव देके हम इन्विजिलेटर को, जो हमारी कॉपी इन्विजिलेट कर रहा है, चेक कर रहा है, उसको दें। क्योंकि अगर आपसे मान लीजिए ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर का मीनिंग पूछा तो सब वही लिखेंगे जो आप लिख रहे हैं, है ना। लेकिन आपको ज्यादा मार्क्स क्यों मिले? क्योंकि आपका आंसर थोड़ा हटके हो। तो कुछ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, कुछ फ्लो चार्ट्स, कुछ इस तरह से इंडिकेट करना कि बस पिक्चर देख के उसको आपके आगे का आंसर समझ में आ जाए, तो आई थिंक कि आपके मार्क्स ज्यादा स्कोर हो सकते हैं, है ना। अब देखिए, इट इज द फ्लैग ऑफ आसियान, इट इज द फ्लैग। देखिए कितने इजी फ्लैग है। अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया 5 नंबर में, एक्सप्लेन दी आसियान, अगर आप आसियान की फ्लैग के साथ अपना आंसर शुरू करें तो एक अलग इंप्रेशन पड़ता है। ठीक है, ईयू का ऐसा नहीं है कि बहुत टिपिकल है, हम बना नहीं सकते। आप ध्यान से देखेंगे, सोचेंगे, और हाँ याद करना बेटा, कलर कोशिश करेंगे वही यूज हो पाए अगर आपके पास टाइम है तो। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक एक इनके टॉपिक्स को हम कंटिन्यू करते हैं। पहला हमारा ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर है आसियान। चलिए इसको समझते हैं, क्या है ये आसियान। देखिए सबसे पहले व्हाट इज द एब्रीविएशन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आसियान? दैट इज एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। आसियान क्या है? एक एसोसिएशन है जिसमें पार्टिसिपेटिंग कंट्री कौन सी हैं? पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं आपकी साउथ ईस्ट एशियन नेशन की। एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशन, इट इज अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए 2 वर्ड निकल कर आए आपके पास, एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, एक एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। देखिए आसियान की यदि हम बात करें तो आसियान इज द ग्रुप ऑफ 10 कंट्रीज। 10 देशों का आसियान समूह है, जिसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, आसियान इज एन रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। रीजनल ऑर्गेनाइजेशन मींस कि आसियान में वही कंट्री एलिजिबल है मेंबर होने के लिए जो क्या हो, उसका रीजन कौन सा हो? उसका रीजन हो साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया मतलब
चाइना के साउथ में और इंडिया के ईस्ट में। यहां जो कंट्रीज आते हैं, इन कंट्रीज का जो रीजन है वही कंट्रीज आसियान के मेंबर होने के लिए एलिजिबल है। तो आगे आपको समझ में, आसियान इज अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, द फुल फॉर्म इज एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। क्यों बना है ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशन? टू प्रमोट पॉलिटिकल एंड सोशल स्टेबिलिटी अमंग द एशियन पैसिफिक पोस्ट कॉलोनियल स्टेट। यानी इस जो ये आसियान ग्रुप है, इसका मोटिव क्या है कि जो इस रीजन की कंट्रीज हैं उनमें पॉलिटिकल और सोशल स्टेबिलिटी लाया जाए और उनका डेवलपमेंट किया जाए। ठीक है, देखिए मैं आपको टाइम टू टाइम बताया, मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया, कोई भी कॉपरेशन आपके पास आता है तो कुछ जनरल फैक्टर्स होते हैं उस कॉपरेशन के। कैसे? मेन मोटिव है कि जो उसके मेंबर्स हैं वहां पे स्टेबिलिटी लाना, वहां पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाना, टेक्निकल डेवलपमेंट करना, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करना, पीस को बनाए रखना, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। ये जनरल मोटिव होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, है ना। तो आप कुछ 4-5 जनरल मोटिव्स याद करके रखिए। वैसे तो हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे, लेकिन बाई चांस आ गया और आपको याद नहीं आ रहा तो आप याद करिए कि 4-5 कॉमन टॉपिक के जो कॉमन ऑब्जेक्टिव है वो तो हर ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं, तो आप वो वहां पर लिखकर आ सकते हैं। ठीक है, दूसरा देखिए, आसियान स्टैब्लिश कब होता है? आसियान स्टैब्लिश्ड होता है ऑन 8 अगस्त 1967। ये बहुत बार पूछा गया बेटा, व्हेन द आसियान वाज एस्टैब्लिश्ड, या तो विद डेट और विदाउट डेट ईयर। 8 अगस्त 1967 को आसियान की स्थापना की जाती है बाय बैंकॉक डिक्लेरेशन। ये डिक्लेरेशन की जाती है बैंकॉक डिक्लेरेशन, जिसमें आसियान को फ्रेम करके एस्टैब्लिश किया जाता है ऑन 8 अगस्त 1967। द मोटो ऑफ आसियान, द थीम ऑफ द आसियान इज वन विजन, वन आइडेंटिटी एंड वन कम्युनिटी। ठीक है, वन मतलब जो उसका रीजन है, उसके एक विजन है, मतलब दूर तक जो हम इसके देख रहे हैं वो विजन हो गया। आइडेंटिटी, हम सबकी एक आइडेंटिटी है कि हम साउथ ईस्ट एशियन की कंट्रीज हैं, और हमारी अपनी कम्युनिटी है जिसमें हम पॉलिटिकल और सोशल स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करें। आसियान के सेक्रेटरीट की हम बात करें, सचिवालय की बात करें, या कई बार इसको हेडक्वार्टर के नाम से भी पूछा जाता है, हेडक्वार्टर की बात करें तो वो कहां पर है? इंडोनेशिया, जकार्ता में। आगे समझ में, आसियान क्यों फ्रेम हुआ? टू मेंटेन दी पॉलिटिकल एंड सोशल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट इन दी साउथ ईस्ट एशियन नेशन। कब एस्टैब्लिश्ड हुआ? 8 अगस्त 1967। किस डिक्लेरेशन के? बैंकॉक डिक्लेरेशन के। व्हाट इज द मोटो ऑफ आसियान? वन विजन, वन आइडेंटिटी एंड वन कम्युनिटी। एंड वेयर इज द हेडक्वार्टर और सेक्रेटरीट ऑफ आसियान? दैट इज इंडोनेशिया, जकार्ता। आगे की कहानी में आसियान में पढ़ें, देखिए दिस इज इंपॉर्टेंट। मैंने अभी बताया आसियान क्या है आपका? एक रीजनल ग्रुप है जिसमें 10 कंट्रीज इन्वॉल्व। आसियान की फॉर्मेशन कब होता है? आसियान का फॉर्मेशन होता है 8 अगस्त 1967 को, 8 अगस्त 1967 को। लेकिन अगर आसियान के हम फाउंडिंग फादर्स की बात करें तो फाउंडिंग फादर्स आते हैं 5 मेजर कंट्रीज दैट एस्टैब्लिश्ड दी आसियान। कौन कौन सी हैं? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। करंट यानी फाउंडिंग मेंबर्स तो आपके कितने माने जाएंगे? 5 माने जाएंगे। और बेटा कई बार आपसे सीधा इन फाउंडिंग कंट्रीज के नाम पूछे हैं। राइट दी फाउंडिंग फादर और फाउंडिंग कंट्रीज ऑफ द आसियान, है ना? थाईलैंड, इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया और फिलीपींस। ये आपको याद रखने पड़ेंगे, और छोटी सी ट्रिक है, आप चाहें तो यूज कर सकते हैं, दैट इज थाई सिम्फी, है ना? कोई ऐसा वर्ड नहीं है कि आप मीनिंग ढूंढे, ऐसे हम याद कर लेते हैं। क्या करें, बार बार पूछा जाता है और संभावना रहती है कंफ्यूजन होने का। थाईलैंड, इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया और फिलीपींस। याद रखना यहाँ 2 है, म्यांमार भी है और मलेशिया भी है, लेकिन यहाँ हम किसको इंडिकेट कर रहे हैं? मलेशिया को। तो आई होप इस ट्रिक से आपको थोड़ा आसानी हो जाए इन 5 कंट्रीज, मेंबर कंट्रीज को याद रखने के लिए। लेकिन आज की तारीख में हम बात करें तो आज की तारीख में आसियान में 10 मेंबर्स हैं, यानी 5 कंट्रीज बाद में ऐड हुई। तो देखिए 5 कंट्रीज जो ऐड हुई, 1984 में इसमें ब्रुनेई ऐड होता है, 1995 में वियतनाम, 1997 में 2 कंट्री ऐड होती हैं, लाओस और म्यांमार, और 1999 में लास्ट जो कंट्रीज में ऐड हुआ अब तक, दैट इज कंबोडिया। तो ये 10 कंट्री मिलकर क्या बनाती हैं? एक रीजनल फॉर्म बनाती है, जिसको क्या कहा जाता है? आसियान। नक्शे पे देखिए, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, ठीक है, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस और वियतनाम। फाउंडिंग कंट्रीज की बात करें, थाईलैंड, इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया और फिलीपींस। 1 2 3 4 5 कंट्रीज हुई। बाद में 5 ऐड हुई, ब्रुनेई कब ऐड हुई? 1984 में, ठीक है।
वियतनाम कब ऐड हुआ? 1995 में। म्यांमार और लाओस कब ऐड हुए? 1997 में। और कंबोडिया ये कब ऐड हुआ? 1999। इस तरह से आपको इन कंट्रीज का नाम याद रखना है। तो दीज आर दी कंट्रीज ऑफ आसियान। आगे क्या पढ़ना है आसियान में देखिए, और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ आसियान। बताया मैंने आपको, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो देखिए यहाँ देखते हैं हम क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ये ध्यान रखना है आपको, साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट का मतलब मैंने आपको बता दिया, चाइना का साउथ और इंडिया का ईस्ट। इन कंट्रीज में इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा करनी है, प्रोग्रेस लानी है और डेवलपमेंट लाना है। टू प्रोमोट रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बोथ। To promote active collaboration and mutual assistance on matters of common interest, the economic, social, culture, technical, scientific and administrative। ये तो रट लीजिए आप। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगा उसमें इन फील्ड्स को तो याद करना ही है, इन फील्ड्स में कॉपरेट किया जाता है। टू प्रमोट साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज, यानी साउथ ईस्ट एशिया में जो स्टडीज है, जो कल्चर है, जो स्टडीज है, उसको वर्ल्ड में और भी फैलाना, प्रमोट करना। टू मेंटेन क्लोज एंड बेनिफिशियल कॉपरेशन विद एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। यानी जो खुद तो है ही ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन जो वर्ल्ड में और एग्जिस्ट कर रही है ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल, रीजनल, उनके साथ भी क्या करना है, क्लोज रिलेशन मेंटेन करना है। तो दीज आर दी मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ आसियान। आसान भाषा में हम बात करें तो अपना जो रीजन है वह पीस और स्टेबिलिटी को मेंटेन करना, टू मेंटेन पीस एंड स्टेबिलिटी इन अ पर्टिकुलर रीजन। टू प्रमोट ईच एंड एवरी स्फीयर ऑफ द वर्ल्ड फॉर दैट रीजन, सोशल प्रोग्रेस, कल्चरल डेवलपमेंट, टेक्निकल एडवांसमेंट, ट्रेड, इकोनॉमिक कॉपरेशन, ये सब क्या हो गए, इसके मोटिव हो गए। साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज को प्रमोट करना, और सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ रिलेशंस मेंटेन करना। ठीक है, दीज आर दी ऑब्जेक्टिव ऑफ आसियान। उसके बाद देखिए आपसे पूछा जाता है, कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, वहां हमने स्लाइड में लिखा है, देखिए बेटा, 3 पिलर्स ऑफ आसियान। आसियान ने अपनी 3 कम्युनिटीज बनाई हैं, पहले इनको देखते हैं। 3 कम्युनिटीज कौन सी हैं? आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी, आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी एंड आसियान सोशल कल्चर कम्युनिटी। ठीक है, फर्स्ट देखिए आसियान सिक्योरिटी, यानी ये जो ग्रुप बनाया है इसका मोटिव क्या है? आसियान कंट्रीज को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, सिक्योर ईच अदर फ्रॉम अनदर सुपर पावर, यानी जो 10 कंट्रीज हैं वो एक दूसरे को सिक्योर करेंगी किसी दूसरी इंटरनेशनल पावर से। सेकेंड देखिए इकोनॉमिक कम्युनिटी, टू क्रिएट कॉमन मार्केट, यानी एक दूसरे के साथ ट्रेड करने के लिए कॉमन मार्केट बनाना पड़ेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी को थोड़ा रीजनेबल और रिलैक्स्ड बनाना पड़ेगा, और कोशिश करेंगे कि जो हमारा ट्रेड है वो इंटरनली जो हम मेंबर्स हैं उनके साथ ज्यादा हो, ताकि एक दूसरे का डेवलपमेंट हो। और इसके लिए जो एग्रीमेंट किए जाते हैं उनको FTA कहा जाता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मतलब कि आप एक दूसरे के साथ जब ट्रेड कर रहे हैं तो इंपोर्ट टैक्स जो होते हैं उसको थोड़ा कम करें, जो डॉक्यूमेंट्स चेकिंग होती है उसको थोड़ा रिलायबल करें, रिस्ट्रिक्शन कम लगाएं, ताकि जो ट्रेड है वो फ्रीली हो सके। आसियान सोशल कल्चर इकोनॉमी, जैसे मैंने अभी बताया पिछले वाले टॉपिक में, जो ऑब्जेक्टिव में हमने पढ़ा कि जो आसियान स्टडीज है उनको वर्ल्ड में प्रमोट करना, तो ये किस में आएगा? आपका सोशल कल्चर कम्युनिटी में। तो दीज आर दी मेन 3 पिलर्स ऑफ दी आसियान। ठीक है, पिलर्स ऑफ आसियान कम्युनिटी। तो कौन कौन से पिलर्स हैं? 3 हैं, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक एंड सोशल कल्चर कम्युनिटी। क्लियर? उसके बाद देखिए दूसरा आपके पास आ रहा है आसियान रीजनल फोरम, ये कंप्लीट हो गया। अब दूसरा टॉपिक हम देख रहे हैं ARF। ARF वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1994। आसियान कब बना था? 1967 में। लेकिन आसियान रीजनल फोरम कब बनी है? 1994 में। इट इज द ऑर्गेनाइजेशन, देखिए बेटा यहाँ पर 10 + 17 कंट्रीज, यानी आसियान की में नंबर ऑफ मेंबर्स 10 है, लेकिन आसियान रीजनल फोरम में नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं? 27 है। 27 कैसे? 10 द मेंबर ऑफ आसियान, है ना, थाईलैंड, इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस, ब्रुनेई, वियतनाम, म्यांमार, लाओस और कंबोडिया। याद करना पड़ेगा बेटा, कुछ फैक्ट्स तो आपको लर्न करने ही करने पड़ेंगे ना। तो ये 10 कंट्रीज और इसके साथ वर्ल्ड की और 17 कंट्री मिलकर क्या बनाती हैं? एक रीजनल फॉर्म बनाती है। और ध्यान रखिए इंडिया इज ऑल्सो मेंबर ऑफ दी ARF। कैरीज आउट कोऑर्डिनेशन ऑफ सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी। ये जो ARF है
इसका पर्टिकुलर एरिया कौन सा है, सिक्योरिटी का, और दूसरा फॉरेन पॉलिसीज को एक दूसरे के साथ रिलेट करना। आसियान प्लस 3, अब देखिए क्या है बेटा, मैंने आपको बताया कि आसियान क्या है, एक रीजनल ग्रुप है, यानी इस आसियान का वही मेंबर बनेगा जो उस पर्टिकुलर रीजन में रिसाइड करता हो। रीजन वाज साउथ ईस्ट एशिया। अब काफी सारी कंट्रीज जो होती हैं वो आसियान के साथ अपने रिलेशन मेंटेन करने की कोशिश करती हैं, वो सोचती है हम आसियान के मेंबर बन जाएं, लेकिन आसियान के चार्टर के अकॉर्डिंग वो मेंबर नहीं बन सकती, तो क्या किया जाए, तो दूसरा रास्ता निकाला गया। रास्ता क्या निकाला गया कि आप आसियान के मेंबर नहीं बने, लेकिन आप क्या करें, कुछ और तरह के मेंबर बनके या कुछ और हम ग्रुप फ्रेम करके एक दूसरे के साथ लिंक स्टैब्लिश करें, है ना। जैसे मान लीजिए आपका कोई नेबर है, उसके साथ आपको ट्रेड करना है या आपको कुछ एग्रीमेंट करना है, तो जरूरी नहीं है उस नेबर को पहले आप फैमिली मेंबर बनाए, आप नेबर रहते हुए भी उसके साथ एग्रीमेंट, उसके साथ फॉरेन ट्रीटीज, उसके साथ समझौते कर सकते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट कहां पर है, आसियान का है। दो देखने हमें, आसियान प्लस 3 और आसियान प्लस 1। जब हम आसियान प्लस 3 की बात करते हैं, यानी एक तरफ तो आपका हो गया आसियान और 3 कंट्रीज और, कौन कौन सी, चाइना, जापान एंड साउथ कोरिया। ये 3 कंट्री मिलकर जब आसियान के साथ डिस्कशन करती हैं, है ना, कुछ पॉलिसी फ्रेम करती हैं, तो इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है आसियान प्लस 3, यानी चाइना, जापान एंड साउथ कोरिया मेंटेन्स द रिलेशन विथ आसियान बाय द ग्रुप आसियान प्लस 3। अगला आप देख रहे हैं आसियान प्लस 1, यानी हमारा प्यारा भारत। यानी आसियान के साथ जब इंडिया कोई ट्रीटी करता है, कोई एग्रीमेंट करता है, तो उसको किस तरह से इंडिकेट किया जाता है, आसियान प्लस 1। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया देखिए पहले आसियान का सेक्टोरल पार्टनर बना, यानी कुछ सेक्टर पर डिस्कस करेगा, फिर फुल डायलॉग पार्टनर बना के आप आइए और फुल डायलॉग करके देखेंगे। और 2002 से इंडिया और आसियान की मीटिंग्स होने लगी, जब जब आसियान की समिट होती थी। यानी ये जो आसियान प्लस 1 का कंसेप्ट है किस ईयर से इमर्ज हुआ है, 2002 से, और आसियान प्लस 3 कब से इमर्ज हुआ है, 1997 से। आगे की कहानी में आसियान में हमें क्या देखना है, देखिए आसियान जो कंट्री है उसने अपना विजन बनाया था 2020, यानी 2020 तक हमें कौन कौन से जो मोटिव हैं वो अचीव करने हैं, या हमारा वर्किंग एरिया कौन सा रहेगा। देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें हमेशा आपके पास क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन दी आसियान विजन 2020। अगर 2 मार्क्स में है तो आप कुछ विजन्स लिखेंगे, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। 5 मार्क्स में आ रहा है तो आपको पहले आसियान का बैकग्राउंड समझाना पड़ेगा, फिर आपको आसियान 2020 समझाना पड़ेगा। आसियान 2020 की अगर हम बात करें तो देखिए आसियान 2020 एक विजन है आसियान का, जो ये बात करता है कि 2020 तक आसियान को हमें जोन ऑफ पीस बनाना है। जोन ऑफ पीस मतलब हमारे रीजन में कहीं भी कोई वायलेंस, कोई झगड़ा, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, यानी हम सब शांति से रह रहे हैं और हमारे रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। तो स्ट्राइव फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी, यानी हम किसके लिए स्ट्रगल करेंगे, पीस और स्टेबिलिटी, यानी जो हम जोन ऑफ पीस बनाना चाहते हैं उसको कोई भी हार्म ना करे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द आसियान प्लेज एन मैंडेटरी रोल इन ब्रिंग अबाउट एन एंड ऑफ द कंबोडियन कॉन्फ्लिक्ट। कंबोडिया में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है ना, कंबोडिया क्या है, पार्ट ऑफ आसियान, तो उन्होंने बिल्कुल पीसफुली बिना किसी को इंटरफेयर करे अपने आप सुलझा दिया, भाई हमें पीस रखना है, हमें आपस में नहीं झगड़ना, तो वो पीस उन्होंने सुलझा दिया। टू मेक साउथ ईस्ट एशियन न्यूक्लियर फ्री जोन, देखिए मैंने बार बार कहती हूँ ना, कुछ वर्ड्स आपको याद रखने विजन 2020 में, तो एक वर्ड आपको ये याद रखना है, एक वर्ड आपको ये याद रखना है, फर्दर कंट्रीब्यूटिंग इन दी रीजन। बाय 2020 द आसियान शैल इनहांस इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड टेक्निकल डेवलपमेंट। जो आसियान क्या करेगा, अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाएगा और टेक्निकल डेवलपमेंट करेगा और इक्विटेबल ग्रोथ। ये देखिए बेटा, इक्विटेबल ग्रोथ मतलब जो आसियान के 10 मेंबर हैं, अगर कोई ट्रेड हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो उसमें 10 को फायदा हो, 10 की ग्रोथ हो। ऐसा नहीं हो कि आसियान में भी एक कंट्री तो बहुत डेवलप्ड हो गया, बाकी रहेगी, तो फिर वो जो ऑर्गेनाइजेशन होगा उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग आती है। विजन 2020 ऑल्सो एम टू प्रोवाइड द पीपल ऑफ साउथ एशिया इक्विटेबल एक्सेस, यानी जो अपॉर्चुनिटीज है, ठीक है, उनमें सबका इक्विटेबल एक्सेस हो, उसमें रेस, रीजन, लैंग्वेज एंड कल्चरल बैकग्राउंड पर कोई भी डिफरेंस ना हो। तो दीज आर दी की फीचर, की कंपोनेंट ऑफ द आसियान 2020। कैसे याद रखना है, पहला जोन ऑफ पीस बनाना है, न्यूक्लियर फ्री जोन बनाना है, कॉमन जो इंटरेस्ट है, जो इक्विटेबल इंटरेस्ट है उसको फुलफिल करना है, प्रोग्रेस इक्विटेबल होगी, सोशल कल्चर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, पीस एंड स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगा बाय 2020, और 2020 तक साउथ ईस्ट एशियन जो है इक्विटेबली क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे अपॉर्चुनिटी को। तो दिस इज रिलेटेड टू दी की कंपोनेंट्स ऑफ आसियान विजन 2020।
इसके बाद यदि हम बात करें तो देखिए इंपॉर्टेंट चीज, दो पॉलिसीज आपको याद रखनी है। एक आपको याद रखनी है लुक ईस्ट पॉलिसी और दूसरी आपको याद रखनी है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट पॉलिसीज हैं। LEP मतलब लुक ईस्ट पॉलिसी, याद करिए आपने एक वर्ड और सुना था, दैट इज LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इसका पीरियड भी वही है 1991, है ना। हम टाइम टू टाइम बात कर चुके हैं कि इंडिया में इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे, प्रधानमंत्री नरसिंह राव थे, फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे, फिर हमने अमेरिका से हेल्प मांगी, वर्ल्ड बैंक और IMF से। तो वर्ल्ड बैंक और IMF के कहने पर और खुद की कंडीशंस को देखते हुए हमने तीन जो पॉलिसीज है उनको अचीव किया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, है ना, वो भी है। लेकिन यहां हम LPG की बात नहीं कर रहे, यहां हम किसकी बात कर रहे हैं, लुक ईस्ट पॉलिसी की। किसने फ्रेम करी है लुक ईस्ट पॉलिसी, प्रधानमंत्री नरसिंह राव ने, फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह। अब जैसे आपको नाम से पता चल रहा होगा ये पॉलिसी क्यों फ्रेम की गई इंडिया के द्वारा, कि यदि हमें इंडिया का डेवलपमेंट चाहिए, इंडिया की प्रोग्रेस चाहिए, तो अब हमें कहीं ना कहीं ईस्ट की ओर देखना पड़ेगा। अब तक देखिए दो ही सुपर पावर्स थी, US और USSR, तो हर कंट्री अपने डेवलपमेंट के लिए या तो USSR का मुंह देखता था या USSR का देखता था। लेकिन अब तो ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर्स आ गई ना, तो ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर आ गई तो क्या करे, USA को छोड़ के कहीं और निकले ताकि उसका डोमिनेंस कम हो। तो इसलिए PV नरसिंह राव के द्वारा कौन सी पॉलिसी दी गई, लुक ईस्ट पॉलिसी, यानी डेवलपमेंट के लिए अब हम अमेरिका या बड़ी बड़ी कंट्री थी, हम ईस्ट की तरफ भी जाके उनसे साथ एग्रीमेंट करके भी हम कर सकते हैं। और जो ये हमने बेटा पढ़ा था ना ASEAN+1, ASEAN प्लस इंडिया, वो कहीं ना कहीं इसी पॉलिसी का पार्ट है। ठीक है, अब क्या होता है 2014 में चेंज होते हैं प्राइम मिनिस्टर, और जो प्राइम मिनिस्टर थे नरेंद्र मोदी, वो क्या करते हैं, इस लुक ईस्ट पॉलिसी को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, एक एक्ट ईस्ट पॉलिसी में। काम वही है, नाम चेंज हो गया कि मोदी जी कहते हैं देखने से ही काम नहीं चलेगा, हमें कुछ करना भी पड़ेगा, है ना। तो लुक ईस्ट पॉलिसी कन्वर्टेड इनटू द एक्ट ईस्ट पॉलिसी। उसके बाद देखिए हमें क्या पढ़नी है, समिट ऑफ आसियान। आसियान की समिट्स बाय एनुअल होती हैं, यानी एक ईयर में 2 बार। आसियान फ्रेम हुआ था 1967 में, और आप देखिए फर्स्ट समिट कब होती है, 1976 में, यानी 1967 में फ्रेम हुआ और 1976 में पहली समिट हुई, इतने लंबे पीरियड के बाद। लेकिन आप याद कर सकते हैं 67 को उल्टा करिए तो क्या हो जाएगा 76। तो फर्स्ट समिट कब हुई आसियान की, 1976 में, और कहां पर हुई, बाली, वही है इंडोनेशिया में जहां इसका हेडक्वार्टर है। इंडोनेशिया के जकार्ता में तो हेडक्वार्टर है, और इंडोनेशिया की बाली सिटी में क्या हुई थी, इसकी फर्स्ट समिट हुई थी। आसियान की समिट्स में इरेगुलरिटी रही, कभी कब कभी कब कभी कब। तो क्या हुआ, फिर कोशिश की गई कि एनुअली की जाए, लेकिन फिर भी वो डिस्टर्बेंस चलता रहा उसमें। और 2008 में आसियान कंट्री अपना चार्टर बनाती है और उसमें कहते हैं कि अब आसियान की समिट बाय एनुअल होगी, यानी वर्ष में 2 बार होगी, लेकिन जो वर्ष में 2 बार समिट हो रही है वो एक ही प्लेस पर होगी, एक ही कंट्री में होगी। ठीक है, अब हमें सीधा अगर हम लेटेस्ट समिट की बात करें कि लेटेस्ट समिट कौन सी हुई आसियान की, तो देखिए आसियान की लेटेस्ट समिट हुई है 42nd एंड 43rd। फर्स्ट समिट तो मैंने आपको बता दिया, बाली इंडोनेशिया में हुई, 76 में हुई, लेकिन लेटेस्ट जो समिट हुई है वो हुई है 42nd और 43rd, और कहां कब हुई है, 2023 में। 2023 में, एक साल में 2 बार होंगी ना, तो 42nd भी 2023 में और 43rd भी 2023 में। 42nd जो हुई वो अप्रैल में हुई है और 43rd जो हुई सितंबर में हुई। अभी मोदी जी वहां पर पार्टिसिपेट करने गए थे। और कहां पर हुई है, जकार्ता इंडोनेशिया। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मीटिंग वहां हुई जहां आसियान का हेडक्वार्टर है। तो फर्स्ट समिट की कंट्री भी कौन सी है, इंडोनेशिया है, और लेटेस्ट जो समिट हुई है उसकी कंट्री भी कौन सी है, इंडोनेशिया है। प्लेस का डिफरेंस है, फर्स्ट समिट बाली में हुई है और जो लेटेस्ट समिट हुई है वो कहां पर हुई है, इंडोनेशिया जकार्ता में। ठीक है, तो आया स्टूडेंट समझ में। तो अगर हम यहां पर बात करें तो ये क्या था, हमारा एक ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर था। ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर में हमने क्या पढ़ा कि किस तरह से अमेरिका की डोमिनेंस को चैलेंज करने के लिए वर्ल्ड की अलग अलग कंट्रीज, अलग अलग ग्रुप फ्रेम हुए, जिनका मोटिव था टू चैलेंज दी अमेरिकन डोमिनेंस। मीनिंग क्या है ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर का, द ग्रुप्स इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली फ्रेम टू चैलेंज द अमेरिकन डोमिनेंस, और द चैलेंज द अमेरिकन डोमिनेंस आर नोन एज ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर। 3 ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर आपके सिलेबस में दी गई है, आसियान, यूरोपियन यूनियन एंड चाइनीज इकोनॉमी। आज की क्लास में हमने आसियान कंप्लीट किया है। अगले लेक्चर में मैं लेके आऊंगी आपके लिए यूरोपियन यूनियन एंड चाइनीज इकोनॉमी, और होप सो कि अगली वीडियो में आपकी 4th यूनिट
कंप्लीट हो जाए। हमारी कोशिश है, हम ट्राई कर रहे हैं कि अब आपके लिए कुछ डिफरेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी सीरीज लेके आए। धीरे धीरे चल रहे हैं, आप भी पढ़ते चलिए। आसियान के बारे में हमने क्या पढ़ा? आसियान इज एन रीजनल कॉर्पोरेशन ऑफ द 10 मेंबर्स, बट फाउंडिंग मेंबर्स आर 5, लेटर 5 आर एड सब्सिक्वेंटली ईयर बाय ईयर। लास्ट मेंबर आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है, लास्ट कौन सी कंट्री है जिसने अभी तक आसियान ज्वाइन किया है? दैट इज कंबोडिया। इन विच ईयर? 1999। आसियान की यदि हम बात करें तो आसियान के ऑब्जेक्टिव है अपने रीजन को पीसफुली स्टेबल करना, डेवलपमेंट करना, ट्रेड बढ़ाना, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करना, कलेक्टिवली कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग करना, सिक्योरिटी, सोशल, कल्चरल को करना, आसियान स्टडीज को वर्ल्ड में प्रमोट करना। आसियान ने इन्हीं सभी मोटिव को ध्यान में रखते हुए एक विजन बनाया था, विजन 2020, यानी 2020 तक हमें क्या क्या अचीव करना है, जिसमें 2-3 चीजें आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है। जोन ऑफ पीस, न्यूक्लियर फ्री जोन, इकोनॉमिक एंड टेक्निकल डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ इक्विटेबल अपॉर्चुनिटीज। उसके बाद हमने पढ़ा कि आसियान +3 यानी चाइना, जापान एंड साउथ कोरिया। आसियान +1 इट मींस आसियान प्लस इंडिया। 3 पिलर ऑफ आसियान आर आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी, आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी एंड आसियान सोशल कल्चर कम्युनिटी। समिट्स की बात करें, फर्स्ट समिट आसियान 1967 बाली इंडोनेशिया। लेटेस्ट समिट ऑफ आसियान 2023 42nd एंड 43rd कहां पर हुई? इंडोनेशिया में। और इंपॉर्टेंट बात, वहां के हेडक्वार्टर में। लुकेश पॉलिसी फ्रेम्ड बाय पीवी नरसिंहा राव एंड एक्टिव पॉलिसी फ्रेम्ड बाय नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो मैंने कोशिश करी एक बार समराइज आपको आसियान कर दूं, क्योंकि समरी को पढ़ने से, सुनने से आपको ये ध्यान आएगा कि आसियान में हमें क्या क्या यहाँ पर पढ़ना है। और आसियान की समिट बायएनुअल होती है, वर्ष में 2 बार होती है। आगे बच्चों यहाँ तक समझ में? तो ये था हमारा टॉपिक आसियान। 4th यूनिट में हमें 2 अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर पढ़ने हैं, एक चाइना और दूसरा यूरोपियन यूनियन। बिल्कुल जल्दी हम ये वाली टॉपिक भी आपके लिए लेके आएंगे। लेकिन फिर वही बात, अगर आपको लगता है किसी पर्टिकुलर टॉपिक में हेल्प चाहिए, किसी टॉपिक को समझने में प्रॉब्लम आ रही है, किसी क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं मिल रहा है, तो प्लीज आप हमें कमेंट करिए। हम हर संभव कोशिश करेंगे आपकी हेल्प करने की। और डेफिनेटली लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और बताइए हमारे द्वारा किया गया ये एफर्ट हमारे प्यारे प्यारे 12th के बच्चों के लिए आपको कैसा लग रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई क्लास के साथ। हैव ए गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर कंप्लीट एंड ब्राइटफुल फ्यूचर। गुड बाय।